थी कि जनता के मुद्दों को उठाया जाए। हस्तक्षेप के शुरू होने पर जनता के मुद्दों को उठाने की बात की गई और कोशिश ये की गई जल, जंगल, जमीन और आजीविका के मुद्दे, नागरिक अधिकार और मानव अधिकार के मुद्दे, देश दुनिया के मुद्दों को हम हाईलाइट करें और जन सुनवाई सुनिश्चित करें, आंदोलन की ताकतों का हम समर्थन करें। तो इस पर ये कोशिश की गई कि भाषा और क्षेत्र की दीवारें तोड़ी जाए, जिस भाषा में भी कंटेंट मिले, चाहे बांग्ला में हो, हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, उर्दू, पंजाबी, असमिया और गुरखाली, जो भी भाषा का कंटेंट हम लोगों को मिला उसको हमने हस्तक्षेप के मार्फत हम लोगों ने उसको उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की जो इस देश में आजादी से पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जो जनता का आंदोलन पलासी की लड़ाई हारने के अगले दिन से चुआड़ विद्रोह के रूप में पूरे मध्य भारत और पूर्वी भारत में आदिवासी, किसान, दलित, बहुजन लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे, समता और न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, इसकी मुक्ति के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, संपत्ति और शिक्षा के अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसके लिए एक मीडिया भी तैयार हुआ। बंगाल में 200 साल पहले खुलना से ग्रामीण वार्ता नाम का एक अखबार निकलता था, जिसमें जो भूमि के अधिकार के लिए जो भूमि सुधार का जो डिमांड था मतुआ आंदोलन का, आपका जमीन जिसका है, जमीन जो जोतता है जमीन उसी का है, तो जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नील विद्रोह के जरिए जो आंदोलन चला उसका मुखपत्र था ग्रामीण वार्ता। फिर राजशाही में किसान विद्रोह हुआ, ढाका में किसान विद्रोह हुआ, पाबना में किसान विद्रोह हुआ, फिर संथाल विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ, भीलों का विद्रोह हुआ, गोंड विद्रोह हुआ। ये तमाम कंटिन्यूसली ये सारे के सारे किसान आंदोलन थे, जिसका सिलसिला तेभागा आंदोलन तक चला। तेभागा आंदोलन के बाद आज भी जल, जंगल, जमीन की लड़ाई चली, लेकिन उस वक्त जो मीडिया इन जनता के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में जो मीडिया काम कर रहा था, वो अलग अलग हिस्सों में था, देश के छोटे स्तर पर था और जिनकी पहुंच बहुत कम थी, जिनकी प्रसार संख्या कम थी, लेकिन हर पत्रिका में पूरे देश की समस्याएं होती थी। देश में जो भी बड़ी घटनाएं होती थी, जो भी आंदोलन होता था, जो भी मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे होते थे, उन पर उन स्थानीय अखबारों में, पत्रों में चर्चा होती थी। लेकिन आज जो राष्ट्रीय अखबार हम कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया हम कहते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, तो उसमें ये राष्ट्रीय मुद्दे गायब हो गए, किसान और मजदूर गायब हो गए, आम जनता गायब हो गए। मीडिया अब सिर्फ सत्ता की भाषा बोलता है। इन परिस्थितियों में हम क्या करें, इस पर लगातार हम लोग विमर्श करते रहे हैं। अभी कलकत्ता में जनसत्ता से रिटायर होने से पहले हम वैकल्पिक मीडिया के लिए 5 दशक से काम कर रहे। आनंद स्वरूप वर्मा जी के घर पर मैं, अमलेंदु, अभिषेक, रंजीत वर्मा, सविता जी और कई लोगों ने, हम लोगों ने इस पर विचार किया था और तब हम लोगों ने सोचा था जो हमारी ताकतें हैं उनको एकजुट किया जाए और कंटेंट पुल बनाया जाए और इसका इम्पैक्ट कैसे राष्ट्रीय स्तर पर हो, इस पर हम बात करें। आज जब हम प्रेरणा अंशु निकाल रहे हैं दिनाजपुर में, जो कि पूरी तरह
मिनी इंडिया का रूप है। या बंगाली शरणार्थी हैं, करीब आपके 2 लाख वोटर बंगाली हैं, और पंजाबी शरणार्थी हैं, पहाड़ी हैं, देसी है, थारू और बुक्सा आदिवासी है, मुसलमान भी हैं, हरिजन भी बड़ी संख्या में है। तो एक मिनी इंडिया, तमाम भाषाओं सिकुल होने से देश भर के मजदूर यहाँ आके काम करते हैं। तो यहाँ से हम 34 साल से प्रेरणा अंशु नामक एक पत्रिका निकाल रहे हैं, जो वैचारिक और साहित्यिक है। इनमें भी हम, जैसे हम पिछला अंक, ये जो ताजा अंक अर्थव्यवस्था पर जा रहा है, अगला अंक सितंबर का शिक्षा पर जाएगा, उसका अगला अंक चिकित्सा पर जाएगा, उसका अगला अंक उत्तराखंड पर जाएगा, मार्च का अंक हमारा महिला अंक होगा। इस ढंग से जो हम लोग कर रहे हैं प्रयत्न, तो हम चाहते थे इसका पूरा हम राष्ट्रीयकरण करें, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में ग्रास रूट लेवल पर इस ढंग के काम होने चाहिए, जनता के बीच ग्राउंड। आज सबसे ज्यादा जरूरत ग्राउंड रिपोर्ट की है, जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट है। हमने तमाम लोगों को कहा कि आप कथा रिपोर्ट, कहानी की हमको उतनी जरूरत नहीं है जितने कथा रिपोर्टर्स की जरूरत है, फर्स्ट पर्सन वर्सन की जरूरत है, जनता की आप बीती की जरूरत है, उनकी अपनी भाषा में उनका वक्तव्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की जरूरत है। तो हम इसको, अमलेंदु से इस पर भी चर्चा हो गई, और हम लोग ऐसा कर भी रहे हैं। हमारे यहाँ जो कंटेंट छपता है, छपने से पहले हम हस्तक्षेप पर लगाते हैं। हमारे यहाँ जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम करते हैं, वो हस्तक्षेप पर लगता है। हम आग्रह करेंगे दूसरे मित्र देश के दूसरे हिस्सों में जो काम कर रहे हैं, वो भी इसी तरह काम करें। इसी सिलसिले में आज महेंद्र नेह से बात हुई। महेंद्र नेह और शिवराम दोनों 70 के दशक से राजस्थान के कोटा से मजदूर आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। शिवराम भारत में नुक्कड़ नाटक शुरू करने वाले पहले नाटककार और रंगकर भी रहे हैं। उनकी पत्रिका अभिव्यक्ति रही है। तो ये लोग भी इससे सहमत हैं। और अभी फॉरवर्ड प्रेस में अभी तक काम कर रहे डॉक्टर सिद्धार्थ, जो बहुजनों के बारे में लिखते पढ़ते हैं, उनसे करीब घंटा 1.5 घंटा हमारी चर्चा रही। मैंने पूरे भारत के किसान आंदोलनों के इतिहास के बारे में, और जो संस्थागत ढंग से जो काम हो रहा है सत्ता का, उनका सारा काम संस्थागत है। आप एक टिप्पणी करते हैं तो उनके लाखों लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता। हम लोग सारे लोग अलग थलग क्यों हैं, और क्यों हम अपने साधनों को एक जगह कंसंट्रेट करके, हमारे पास कुछ लोग तो हैं जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास संसाधन है, वो संसाधन समाज के संसाधन क्यों नहीं बनता है। अब सत्ता पर के जो लोग हैं, वो अपने हितों को की रक्षा के लिए वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं, चंदा भी देते हैं, टाइम भी देते हैं, और यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन पूरी तरह नौछावर कर देते हैं। लेकिन हम जो वैकल्पिक मीडिया में खड़े हैं, तो हम समाज को रिटर्न देने के बारे में क्यों नहीं सोचते, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अमलिंदु जी। जी जी बिल्कुल प्रकाश जी, आपने सही कहा। और हम लोग देख रहे हैं एक लंबे समय से कि मतलब जिस तरीके की संकट हस्तक्षेप के सामने रहे हैं, खासतौर से आर्थिक मोर्चे को लेकर के, तो जिस तरीके का सहयोग हम लोगों को मिलना चाहिए था उस तरीके से सहयोग मिलाया नहीं है। और जो भी कुछ है कि वो हम खुद ही अपने संसाधनों से करते हैं, श्रम भी अपना लगता है। और गालियाँ जितनी हमको पड़ती हैं उतनी शायद किसी और को ना पड़ती हों। तो लेकिन बहरहाल कोई भी, चूँकि एक हमने बीड़ा उठाया कि एक काम हमको करना है, तो वो काम हम उसको लगातार कर रहे हैं। तो इसीलिए हम जो हमारे पाठक हैं, खासतौर से हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से अपना एक अखबार खरीदते हैं, तो उसके लिए भी आप खर्च करते हैं, 2 रुपया या 3 रुपया जो भी खर्च करते हैं। तो हस्तक्षेप के लिए भी आप लोग इस तरीके से कुछ मदद अवश्य करिए, ताकि ये एक जो हम जिस रास्ते पे बढ़े हैं वो आगे चलता रहे। क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी तक हम तन के खड़े रहे हैं, रील हमारी सीधी रही है, तो रील सीधी करने के चक्कर में कहीं हमारी रील ही ना टूट जाए। तो कई बार तो हम लोग जी कई बार ऐसा हुआ कि संकट ये आया कि अब इसको बंद कर दिया जाए कि क्या किया जाए। मतलब कई बार हम लोग इस
से गुजरे हैं कि अब इसको बंद करने की नौबत आने वाली है। और आज भी परिस्थितियां कोई उससे अच्छी नहीं है, मतलब बेहतर नहीं है, और अब तो संकट और ज़्यादा गंभीर है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो पाठक हैं वो अवश्य मदद करें, और आर्थिक मदद करें, साथ साथ ये भी करें कि जो हमारे यहाँ छपता है, जो हम आप पढ़ते हैं, आप उसको शेयर भी करें ज़्यादा, ताकि वो लोगों तक ज़्यादा उसकी रीच भी, तो ये भी आप करें। तो बाकी पलाश जी ने काफ़ी कुछ बता ही दिया कि किस तरीके से मुद्दे हैं, और हम लोग लगातार संपर्क में हैं और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से मोर्चा जो है वो बने और हम लोग टिके रहें। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा पलाश जी आप इस पर भी कुछ मतलब कहें। कई बार तो बंद होने की नौबत भी आ गई। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम कॉरपोरेट का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देश में कॉरपोरेट राज है, फासिज्म की सत्ता है, और ये मनुस्मृति शासन लागू करने पर आमादा है। अभी कोरोना काल में बहुत संकट है। एक तो कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, न ट्रैकिंग हो रही है, न रोकथाम हो रहा है। और जो वैक्सीन के बिना वायरल डिसीज को रोकना बहुत मुश्किल होता है। कोरोना मूल रूप से फ्लू है, और जो जेनेटिकली अपने को चेंज करता है और अपने से पोषित होता है, चेंज होता रहता है। करीब 100-200 साल से ये महामारी के रूप में है। अभी तक इसका कोई टीका, इसका मार्स, सार्स, इन्फ्लुएंजा, किसी भी रूप में कोई टीका उपलब्ध नहीं हो पाया है। वैसे भी वायरल बीमारी का वैक्सीन आने में 15, 16, 20 साल लग जाते हैं। पोलियो को निर्मूल करने में करीब 5-6 दशक लगे, तब जाके पोलियो को निर्मूल किया जा सकता। तो ये संकट रहेगा, लेकिन इस संकट की इसको निपटने का कोई कोशिश किए बिना लोगों का इलाज बंद हो गया। फ्लू से लोग नहीं मरते हैं, कोरोना से भी ज्यादातर लोग नहीं मर रहे हैं। लोग मर रहे हैं दूसरी गंभीर बीमारियों से, जिनका इलाज सिरे से बंद हो गया है। और दूसरी बात यह है कि अस्पतालों में इलाज ही, ट्रीटमेंट बंद हो गया है, डायलिसिस बंद हो गई है, ब्लड प्रेशर के मरीज, डायबिटीज के मरीज, फिर आपका रेस्पिरेशन की जो प्रॉब्लम है, सांस की बीमारी है, इन सारी बीमारियों का इलाज बंद हो गया है। एक तरफ तो ये संकट है, रोजी रोटी का संकट अलग है, ऊपर से छटनी हो रही है व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हैं। इसके ऊपर धारा 188 के तहत इन्होंने जनता की ओर से किसी भी मास मूवमेंट पर रोक लगा दी है। जनता कोई बात अगर करती है तो 188 के तौर पर उसको कहीं जमावड़ा नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते। इसके तहत ये अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। तो ये बहुत कठिन समय है, और कॉरपोरेट इस व्यवस्था को मजबूत बनाता है कि कॉरपोरेट भी चाहता है कि सत्ता का केंद्रीयकरण हो, कॉरपोरेट चाहता है कि अर्थव्यवस्था का केंद्रीयकरण हो, कॉरपोरेट चाहता है कि जाति व्यवस्था मजबूत हो, भेदभाव मजबूत हो, जेंडर वाइज और बड़े, और उसका वाणिज्यीकरण किया जाए। अभी शिक्षा का भी नई शिक्षा की नीति के तहत ये आ रहा है। इन सारी चीजों का प्रतिरोध बहुत सिलसिलेवार करने की जरूरत है, और इस पर बहुत शोध करने की जरूरत है। और कोई अकेला व्यक्ति लिखे, एक दो आदमी लिखे, ऐसा काम नहीं चलेगा। इसमें सिस्टमेटिकली टीम बना के काम करने की जरूरत है, एक सिलसिलेवार इस पर काम हो, और ये सारी बातें जनता के सामने उनको कम से कम सूचना तो मिले। अभी संकट ये है कि जनता को नीति निर्माण के बारे में कोई सूचना नहीं है, अर्थव्यवस्था के बारे में कोई सूचना नहीं है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का क्या आशा है, इसकी कोई सूचना नहीं है। और जो लोग सूचना देने वाले, अभी हम बिलेंदु बता रहे थे, हमने प्रेरणा अंशु के जो पत्रिका है वो उनको रजिस्टर्ड डाक से भेजी थी, किताब भी रजिस्टर्ड डाक से भेजी थी, एड्रेस सही था, वो पहुंचा नहीं, रजिस्टर्ड डाक लौट के आई। ये भी संकट है कि जो मीडियम से तो जा ही नहीं रहा है, डाक के मार्फत भी जो जनता की पत्रिकाएं जा नहीं रही है। बाजार आपके खिलाफ है, कॉरपोरेट आपके खिलाफ है, आपके पास पैसे हैं नहीं,
तो आप ऐसे मंचों को कैसे जीवित रखेंगे? इसके बारे में ये अगर किसी एक व्यक्ति का चिंता नहीं है, किसी एक व्यक्ति का उपक्रम नहीं है, जैसे सत्ता वर्ग की कोई भी संस्था होती है, कोई भी उपक्रम होता है, उनका निजी संस्था नहीं होती है, उनका निजी उपक्रम नहीं होता है, उनके समाज का, उनके वर्ग का, उनकी संस्था होती है, उनका उपक्रम होता है, वो पैसा देके उसको जीवित रखते हैं। तो जनता के पक्ष में जो चीजें हैं, जनता की जो संस्थाएं हैं, जनता के जो उपक्रम है, जनता का जो मीडिया है, जनता की जो पत्रिकाएं हैं, उसको सिर्फ जनता ही बचा सकती है, क्योंकि बाजार बचाएगा नहीं, कॉर्पोरेट हाउसेज भी बचाएंगे। तो इसके लिए हमको पहल करनी पड़ेगी और जनता के बीच से ये संसाधन जुटाने पड़ेंगे, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं। इस दिशा में हमने प्रेरणा अंशु के तौर पर हमने प्रयोग किए। हम किताबों का भी पब्लिकेशन कर रहे हैं। इस साल हम पार्टीशन के इतिहास पर, भारत विभाजन के इतिहास पर, पूर्वी बंगाल से लेके जो किसान आदिवासी आंदोलन रहा है 200 साल का, वहां से लेके जो आप भी की है लोगों की, उनके फर्स्ट पर्सन वर्जन का हम उसकी फिल्म भी बना रहे हैं, उस पर हम किताब भी लिख रहे हैं। इसके साथ साथ महासाब की जीवनी पर भी किताब लिख रहे हैं और लॉकडाउन में भी हम पत्रिका निकाल रहे हैं। ये जनता के सहयोग से संभव हो रहा है। जनता के बीच हम निरंतर गांव में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस के साथ, प्राइवेट गाड़ी के साथ, मास्क लगाकर हम गांव में जाके लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग मदद भी कर रहे हैं। हमको ऐसे असाधारण प्रयत्न करने पड़ेंगे ताकि हम सरवाइव कर पाए। अब सर्वाइवल का बहुत बड़ा सवाल है कि हम जो चीजें हमारे पास हैं उनको हम जारी कैसे रखें। कोई बड़ी चीजें हमारे पास है नहीं। जो हमारे पास बड़े राष्ट्रीय अखबार थे उनका हमने देखा भगवाकरण हो गया, वो सारा का सारा भगवाकरण हो गया। जो संस्थाएं थी भगवाकरण हो गया, जो हमारे संसाधन थे उनका निजीकरण हो गया, कॉर्पोरेटीकरण हो गया, शिक्षा का कॉर्पोरेटीकरण हो गया। तो ये एक धारा के विपरीत चल के हमको अपनी धारा को एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। इसमें जितने भी प्रतिबद्ध लोगों को एकजुट होके एक साथ आए और हम लोग आके अपनी पूरी ताकत लगा के इन सारी चीजों को बचाए, तभी हम बच सकते हैं। नहीं तो हस्तक्षेप चलना भी बंद हो जाएगा, हमारी पत्रिका भी चलना बंद हो जाएगा, दूसरी पत्रिकाएं भी बंद हो जाएंगी। हेलो जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो इसीलिए हमारा भी अपने पाठकों से निवेदन है कि आप लोग अवश्य मदद करें और हम डिटेल जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, जिस पर आकर के आप मदद कर सकते हैं। और पलाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने समय निकाला हमारे पाठकों को संबोधित करने के लिए। और अब ये सिलसिला हम लगातार जो है वो जारी रहेंगे। हर दूसरे तीसरे दिन हम महत्वपूर्ण मुद्दों पे बातचीत भी अब हम किया करेंगे और इसे फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोड भी किया करेंगे। तो बहुत बहुत आभार दर्शकों, और हस्तक्षेप जिंदा रहे और हस्तक्षेप चलता रहे, हस्तक्षेप जारी रहे, तो इसके लिए मदद अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।